प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आदिकाल की नहीं है? आदिकाल की कौन सी विशेषता नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। आदिकाल में साथियों, युद्धों का सजीव वर्णन, वीरों की गाथाएं और दरबारी साहित्य लिखा गया, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना जो थी उसका कहीं न कहीं अभाव था और संपूर्ण भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था और सभी अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने में मग्न थे। राष्ट्र प्रेम की भावना आदिकाल की विशेषता नहीं रही है। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। इन पंक्तियों का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब चुनिए और मुझे उम्मीद है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया अगर आपने इसे चुना तो बिल्कुल सही जवाब। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, बीजक का संग्रह किसने किया? बीजक यह कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है जिसमें साखी, शबद और रामायणी, इन तीनों का उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से संग्रह किया। तो विकल्प ए के साथ आप गए बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। पढ़ते हैं चौथे प्रश्न। चौथा प्रश्न, सगुण भक्ति तथा निगुण भक्ति में मूल अंतर पूछा जा रहा है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति जो है इसका मूल अंतर क्या है? सगुण और निर्गुण भक्ति में अगर देखा जाए तो गुरु की महत्ता तो दोनों में है, समन्वयवादिता का भाव भी दोनों में है और सत्संग करने के लिए भी दोनों में कहा गया है। लेकिन लीला और अवतार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर निर्गुणों ने लीला और अवतार का गान नहीं किया है। तो यह मूल अंतर आप कह सकते हैं। विकल्प बी के साथ बिल्कुल सही जवाब है आपका। पांचवा प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब चयनित करना है। प्रश्न देखिए कि कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बहुराय जग, वा खाए बहुराय। इन पंक्तियों में कनक शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। काफी रिपीटेड और चर्चित प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं कनक शब्द का सोना और धतूरा दोनों है, लेकिन यहाँ पर जो है पहले कनक का अर्थ क्या बनेगा? कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय। पहले शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? धन संपत्ति सोना से है। विकल्प बी को चुना, राइट आंसर है बी विकल्प, इसमें सोना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य सहचर विचार प्रवाह किसकी रचनाएं? साहित्य सहचर विचार प्रवाह, कुटज, विचार और वितर्क, आलोक पर्व जैसे निबंधों की रचना किसने की है?
अशोक के फूल, कल्पलता, ये सब किसके निबंध हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न, भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? 7वें प्रश्न का राइट आंसर चयनित करिए। 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर, भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताओं में से निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में अगर आपने प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर किसे चुना, देखिए, देशभक्ति काव्य, जन साहित्य, राजभक्ति, गरीबी, अकाल, भुखमरी आदि सब पर चर्चा हुई। विधवा विवाह, बाल विवाह, महंगाई, आलस, इन सब का चित्रण हुआ है, लेकिन दरबारी साहित्य नहीं लिखा गया है। दरबारी साहित्य आदिकाल की प्रवृत्ति रही है। किसकी प्रवृत्ति रही है? आदिकालीन प्रवृत्ति रही है। डी विकल्प चुन करके सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। 8वें प्रश्न का राइट आंसर चयनित करिए। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? 8वें प्रश्न का सही उत्तर, मुझे उम्मीद है कि इसमें केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, रघुवीर सहाय, इन पर तो प्रगतिवादी प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन वैद्यनाथ मिश्र यानी बाबा नागार्जुन, नागार्जुन का नाम था वैद्यनाथ मिश्र, तो वैद्यनाथ मिश्र और रघुवीर सहाय तथा शिवमंगल सिंह सुमन, ये लोग प्रगतिवादी कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल, वैद्यनाथ मिश्र और शिवमंगल सिंह सुमन, इन पर प्रगतिवादी विचारधारा है, लेकिन रघुवीर सहाय, करें, रघुवीर सहाय ये प्रयोगवादी कवि हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। डी विकल्प के साथ अगर आप हैं तो सही जवाब है। इसमें दिए गए विकल्पों में सुधार कर लीजिएगा। केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और वैद्यनाथ मिश्र ये प्रगतिवादी कवियों के अंतर्गत हैं, जबकि रघुवीर सहाय ये प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि भूले बिसरे चित्र उपन्यास का रचनाकार पूछा जा रहा है। पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा, सब ही नेचावत, राम गोसाई जैसे उपन्यासों के उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा को चुना आपने, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। भगवती चरण वर्मा के प्रमुख उपन्यासों में अगर देखा जाए तो पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सब ही नचावत, राम गोसाई अक्सर पूछा जाता है साथियों, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 10 क्षमा करें। साहित्य लहरी किसकी काव्य कृति है? साहित्य लहरी किसकी काव्य रचना है? 10वें प्रश्न का सही जवाब, तो सागर लहरी सरावली, 3 रचनाएं, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं सूरदास की हैं। बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म पूछा जा रहा है, कब हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो वाराणसी में 9 सितंबर 9 सितंबर 1850 ईस्वी को भारतेंदु जी का जन्म हुआ था। पिता का नाम इनके गोपाल चंद्र था और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनके जो साहित्यिक गुरु थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधिनी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया।
इन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिकता और पुनर्जागरण का पुरोधा भी कहा जाता है। गद्य गद्य का आविर्भाव या गद्य का विकास भी यहीं से देखने को मिलता है। विकल्प बी को चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां प्रश्न। इस सदाचार का तावीज किसकी रचना है? सदाचार का तावीज किसकी रचना है? और इस प्रश्न का जवाब हरिशंकर परसाई को चुना आपने, तो विकल्प सी के साथ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब की गई? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब चयनित करिए। 13वें प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है 1910 ईस्वी को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बाबू श्याम सुंदर दास और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा के सुझाव से जो है 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 14। आरती की जय हनुमान लला की किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा रामानंद को, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? इसका आपको जवाब बताना है। कबीर दास का संबंध किस काव्य धारा से है? कबीर दास ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित हैं। विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है। देखिए, निर्गुण काव्य परंपरा जो है वह आप देखेंगे तो दो भागों में विभक्त है। दो भागों में, एक ज्ञान आश्रयी और दूसरी प्रेम आश्रयी। ज्ञान आश्रयी में प्रतिनिधि कवियों की अगर बात की जाए, इसमें कबीर आते हैं और प्रेम आश्रयी में जायसी। इसी तरह से सगुण काव्य धारा भी दो भागों में विभक्त है, कृष्ण काव्य और राम काव्य के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी दो धाराएं आप बता सकते हैं। तो पूरा भक्ति काल मुख्यतः 4 खंडों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि पूछा जा रहा है। देखिए, वैसे तो विद्वानों में काफी मतभेद रहा है हिंदी के प्रथम कवि के सूफी कवि के संदर्भ में, लेकिन ज्यादातर विद्वान जो है इस बात से सहमत हैं कि चंदायन रचना के रचनाकार मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। विकल्प ए के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। चंदायन में जो है लोरिका और चंदा की प्रेम कथा वर्णन है और यह अवधी भाषा में लिखा गया सूफी प्रेमाख्यानक है। अगला प्रश्न है कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह कथन किसका है? तुम जिन जानो गीत है यह निज यह निज ब्रह्म विचार, यह किसका कथन है? और मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा किसको, कबीर दास को। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। रामा प्रश्न है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो रीत काव्य के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध कौन है? केशव दास। और इनकी रचनाओं में जो रामचंद्रिका रचना है उसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी जी ने इन्हें भूषण से संबोधित किया था। तो अगर सोलंकी के राजा रुद्र को चुना आपने, राइट आंसर है विकल्प सी।
अगला प्रश्न है कि मतीराम की भाषा क्या है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब चयनित करिए। मतीराम की भाषा, मतीराम की अगर साहित्यिक भाषा देखी जाए तो वह ब्रज भाषा है। ई विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। 21वां प्रश्न है कि भारतेंदु युग के नाटककार पूछा जा रहा है। भारतेंदु युग का नाटककार, भारतेंदु युग के नाटककार के रूप में सेलेक्ट करिए और इस प्रश्न का जवाब भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककारों में कौन है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है श्रीनिवास दास को, बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता नहीं रही है? दिए गए विकल्पों में इतिवृत्तात्मकता, वैचारिकता और गद्यात्मकता, ये द्विवेदी युगीन साहित्य की विशेषताएं हैं। विकल्प बी को चुना आपने राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि आंसू कैसा ग्रंथ है? आंसू लिखा गया एक जो है विरह काव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है और तो यह पूछा जा रहा है कि कैसा ग्रंथ है। तो प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया इसमें से कोई नहीं, राइट आंसर है यह एक विरह काव्य है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? इसका आपको जवाब बताना। 24वें प्रश्न में है कि प्रतिपल परिवर्तित व्यू, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यु, क्रुद्ध कपि विषम। तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई राम की शक्ति पूजा से अवतरित है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। निराला की लंबी कविताओं में राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता हैं। इन्होंने अलका, अप्सरा, प्रभावती, निरूपमा जैसे उपन्यासों के भी रचना की है। तो वहीं पर प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिमा, बंग भाषा का उच्चारण, चाबुक चयन संघर्ष जैसे निबंधों की भी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25 है कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। यह कथन किसका है? और जवाब में आचार्य इसको चुना चंद्र शुक्ल जी को, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो राम कुमार वर्मा जी जो है लघुत्रयी, छायावाद की लघुत्रयी में आते हैं और इनकी रूप राशि, आकाश गंगा, चित्ररेखा, निशीथ जैसे काव्य संग्रह छायावादी काव्य संग्रह हैं। विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? इसमें एक कवि प्रयोगवादी दिख रहा है। कौन? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी। विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुना? बाल कृष्ण शर्मा नवीन का प्रकाशित काव्य संग्रह इसमें वासी को चुना। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? कलावाद, मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद का संबंध है, जबकि स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है? छायावाद से। छायावाद।
डी विकल्प राइट आंसर। अशोक के फूल निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, विचार प्रवाह, देवदास, बसंत आ गया, वर्षा, धनपत से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, आलोक पर्व, विचार वितर्क जैसे निबंधों के निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना तो बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब। ये बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि निषाद बांसुरी की रचना पूछा जा रहा है। विधा, निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया यह एक ललित निबंध है। ये विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार जैसे अन्य निबंध इनके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आनंद रघुनंदन विकल्प ए को अगर चुना, महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है, राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप पूछा जा रहा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा गीति नाट्य है यह एक। डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1913 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। जयशंकर प्रसाद ने सज्जन, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी जैसे नाटकों की रचना की है। कल्पांतर किस विधा की रचना है? रिक्त स्थान में आपको भरना है। तो गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई यह रचना क्या है? गीति नाट्य है। बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब चयनित करिए। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे जैसे नाटकों का नाटककार आपने चुन लिया है। किसको? मोहन राकेश को। राइट आंसर है। 1963 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक मोहन राकेश का है। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक इसमें पूछा जा रहा है। मयंक मंजरी विकल्प अगर ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब चुनिए। पृथ्वीराज की आंखें यह एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाब में आपने कुमार वर्मा को चुन लिया। सी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 38 है कि निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह इसमें से कौन सा? निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह पूछा जा रहा है और 1960 ईस्वी का प्रकाशित अगर परिंदे कहानी संग्रह को चुना, ये विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसके अलावा जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी जैसी उनकी अन्य कहानियां हैं। अगला प्रश्न है कि कोठरी की बात कहानी उद्भूत है, इसके लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब। कोठरी की बात, इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदमी की डायरी, नीली हंसी, ये रचनाएं किसकी हैं? शरणदाता, भाग्य, अछूते फूल, ताज की छाया में, अज्ञेय की। विकल्प ए को चुना राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 40, 300 से भी ज्यादा कहानियों के कहानीकार ने लिखी है यह कहानी नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी का कहानीकार किसे चुना आपने? सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी सारंदा, शंखनाद, बैंक का दिवाला, बूढ़ी काकी और कफन जैसी कहानियों के कहानीकार जयशंकर प्रसाद को चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका पूछा जा रहा है। दुखम सुखम उपन्यास 2009 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है जिसकी लेखिका है ममता कालिया। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़ और अंधेरे का ताला जैसे उपन्यास इनके हैं। आगे, जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास गबन की नायिका है
सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब चयनित करिए। दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट किया किसको? सौ अजान एक सुजान यह देवदत्त का नहीं है, किसका है? बालकृष्ण भट्ट का, बालकृष्ण भट्ट जी का। इसके अलावा श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का, आश्चर्य वृतांत पंडित अंबिका दत्त व्यास का, विधवा संपत्ति राधाचरण गोस्वामी का है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। देखिए, मतिराम की रचना रसराज, भूषण की रचना अलंकार प्रकाश और पद्माकर की रचना प्रबोध 50 है। जबकि कवित रत्नाकर किसकी रचना है? रीतकालीन कवि सेनापति की। यह सेनापति की रचना है। विकल्प ए के साथ आप राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? सन संख्या 45 का सही जवाब। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ साहब, श्रीलंका की यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा जैसे यात्रा वृतांत लिखने वाले राहुल सांकृत्यायन को चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। संख्या 46। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सन संख्या 46 का सही जवाब। सन संख्या 46 का सही जवाब आपने बाबा नागार्जुन विकल्प सी को चुना, राइट आंसर है। नागार्जुन यात्री उपनाम से संस्कृत और मैथिली में रचनाएं करते थे। मैथिली में लिखी गई इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पत्रहीन नग्नगाछ, जिस रचना के लिए 1968 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें बाबा के नाम से जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। क्रम संख्या 47। 47वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा पूछा जा रहा है, कौन सी है? क्रम संख्या 47 का सही जवाब। मुझे उम्मीद है कि आपने कन्नड़ को चुना होगा, तो विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से होता है? ब्रज भाषा का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से होता है, विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं मथुरा, धौलपुर, आगरा, इस क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब। खड़ी बोली की उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली, प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर, मुझे उम्मीद है कि आपने सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव, फतेहपुर में अवधी बोली ज्यादातर बोली जाती है, विकल्प सी राइट आंसर। आगे, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? और दिए गए विकल्पों में कौरवी को चुन करके इस प्रश्न का भी आपने सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या भ्रम से माना जाता है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब। मुझे उम्मीद है कि आपने किसको चुना होगा।
मागधी अपभ्रंश को, तो विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवि कौन हैं? 1565 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें 8 कवि थे, 4 विठलनाथ के और 4 वल्लभाचार्य के। तो विठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास आते हैं, जबकि वल्लभाचार्य के शिष्यों में कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास आते हैं। तो इसमें से अष्टछाप का कवि कुंभन दास ही विकल्प चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, जिसमें लल्लूलाल सदल मिश्र मुख्य रूप से थे। तो विकल्प ही इसका राइट आंसर है। लल्लूलाल की रचना प्रेम सागर, वहीं सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान काफी चर्चित रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब तुलसीदास की रचना कृष्ण गीतावली है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत सौभाग्य यह किसका है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। यह प्रेमघन का है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमघन के नाटकों में वैश्या विनोद, प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य प्रमुख हैं। वहीं भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये सब नाटक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, जिसमें भारत जननी 1877 ईस्वी का इनका मौलिक नाटक है। वहीं 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा, जबकि 1881 ईस्वी का अंधेर नगरी एक प्रहसन विधा की रचना है। आगे, रस के अनुसार अपस्मार क्या है? भरत मुनि ने 33 संचारी भावों को मान्यता दी थी, उसी में एक आता है अपस्मार। एक प्रकार का क्या है? संचारी भाव है। ही विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो जिसका एक उद्देश्य, एक विधेय विधेय और एक क्रिया होगी, वह सरल या साधारण वाक्य होगा। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी चयनित करना है। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द श्रीमती, श्रीमती विकल्प ई को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब कर्मचारी विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आप बीती शब्द में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब आप बीती में तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष विकल्प आगे दिया गया होगा, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इस शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 63 में सुधन उक्ति, सुधन उक्ति विकल्प किसको चुना आपने? ए को राइट आंसर है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। उ और उ मिल करके दीर्घ हो जा रहा है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अश्व का पर्याय नहीं है? घोटक, तुरंग है घोड़े के पर्याय हैं। जम्बुक विकल्प सी को चुना राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब। पैरों से चलना, प्राणों से चलना जीवन, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज और देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। तो विकल्प ए ही इसका सही जवाब है कि आकाश से बूंद गिर रही है तो से अलग होने के संदर्भ में आ गया, रेल से मुसाफिर अलग हो रहा है, पेड़ से सेब गिर रहा है। ये सब विकल्प जो है अपादान कारक के उदाहरण हो गए, जहां से अलग होने के संदर्भ में रहेगा अपादान। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब अमीय शब्द या तद्भव शब्द है। विकल्प ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 67 में सही जवाब यानी का रूप ऐसे लिखा जाएगा यानी। तो विकल्प ये इसमें अशुद्ध है, बाकी सूची शुष्क यानी सही है। अगला प्रश्न है कि अट्टालिका शब्द का उद्भव रूप पूछा जा रहा है। अटारी चुन करके इस प्रश्न का जवाब सही दिया है। अगला प्रश्न है कि अचरज शब्द का तत्सम रूप, आश्चर्य चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि अंबुज शब्द, अंबुज कमल का पर्यायवाची है। अंबुज कमल का पर्यायवाची है। तो प्रश्न संख्या 70 का सही उत्तर किसको चुना आपने? कमल का। विकल्प बी राइट आंसर। कमल और शंख दोनों होगा। आगे, वह दिन भर पढ़ता है में रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब। तो आप जानते हैं इसमें क्या होगा? निपात होगा। बी विकल्प राइट आंसर। भला, न, भर, ये कुछ विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि छंद का नाम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 72 में मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रस खान है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा छंद है? दिए गए विकल्पों में अगर आपने हरगीत का छंद को चुना तो राइट आंसर हरगीत का छंद में 16 और 11 पर यति होती है, 28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि खग कुल 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 सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब यहाँ पर कुल शब्द जो है इसका अर्थ समूह भी होगा और पशु पक्षियों का कलरव भी होगा। तो यमक अलंकार चुना आपने, राइट आंसर है विकल्प ए। आगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बहुराय नर, इह पाए बहुराय में अलंकार पूछा जा रहा है और यमक अलंकार विकल्प डी को चुना आपने, राइट आंसर है। कपट और कपाट का अर्थ पूछा जा रहा है। कपाट दरवाजे के लिए प्रयोग होता है और कपट का अर्थ होता है धोखा। धोखा और दरवाजा, धोखा और दरवाजा, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धोखा और एक ही चीज दो बार रिपीट हो गई है साथियों यहाँ। विकल्प ए और सी दोनों कह सकते हैं। कपट का अर्थ धोखा और कपाट का अर्थ दरवाजा होता है।
अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में ऐषणा शब्द का समानार्थी। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब अभिलाषा चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है, पराधनजय। अगला प्रश्न है कि अनुरक्ति का विलोम, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद पूछा जा रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो लेखक या वक्ता होता है वह उत्तम होता है, जो श्रोता होता है या पाठक होता है वह मध्यम होता है, और जिसके बारे में लेखक या वक्ता बात करते हैं वह अन्य होता है। तो विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। सोना इसमें अकर्मक क्रिया है, विकल्प ए के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। तो साथियों, आज की यह पाठ साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसने कहा था। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह किसने कहा था। और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर सेलेक्ट कर लिया है, इसको हिंदी साहित्य में एडिशन के रूप में प्रसिद्ध कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। तो बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि हमीर रासों के रचनाकार पूछा जा रहा है। हमीर रासों का रचनाकार अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको, सारंगधर को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमीर रासों को आचार्य शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जोधराज की रचना मानते हैं, जोधराज की रचना मानते हैं। वहीं राहुल सांकृत्यायन जी, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन जी इस रचना को जज्जल कवि की मानते हैं, जज्जल कवि की रचना मानते हैं राहुल सांकृत्यायन जी। वैसे ज्यादातर लोग हमीर रासों का रचनाकार सारंगधर को मानते हैं। ए विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति लोक गेय काव्य है, इसका आपको जवाब बताना है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। दिए गए विकल्पों में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको, 23 अध्यायों में विभक्त परमाल रासो, जो कि आल्हा खंड नाम से इसका एक भाग प्रकाशित है, जगनिक द्वारा लिखा गया है, जगनिक द्वारा लिखा गया है, विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ हैं आप। परमाल रासो का एक खंड जो है आल्हा खंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न है कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को किस काव्य कृति के लिए प्रदान किया गया था। चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए दिया गया। जवाब में आपने हिम तरंगिणी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कवियों में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आने वाले कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर चयनित करिए। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान ये लोग राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं, जबकि सुमित्रा नंदन पंत छायावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो विकल्प सी चयनित करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की
प्रमुख काव्य प्रवृत्ति रही है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब चयनित करिए। छठवें प्रश्न का राइट आंसर द्विवेदी युग चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। सातवां प्रश्न, समस्या पूर्ति किस युग की काव्य प्रवृत्ति रही है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब भारतेंदु काल चुना आपने, तो डी विकल्प राइट आंसर के साथ है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था? इसमें से कौन से कवि उत्तर प्रदेश में जन्मे कवि हैं? तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। देखिए 24 फरवरी 1880 ईस्वी में अलीगढ़ जनपद में जन्म हुआ था सत्यनारायण कवि रत्न का। अलीगढ़ में जन्म हुआ था, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। देवकीनंदन खत्री का जन्म बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था। वियोगी हरि और कांता प्रसाद गुरु, ये दोनों लोग मध्य प्रदेश में जन्मे थे। मध्य प्रदेश में जन्मे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि शिवाजी का पत्र किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब। शिवाजी का पत्र किसकी रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है। कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली और तुलसीदास जैसी रचनाओं के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, तो बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। 10वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है कि मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक नहीं रहे? मुंशी प्रेमचंद्र जी किस पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो दिए गए विकल्पों में देखिए माधुरी, हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया था, लेकिन रूपाभ जो पत्रिका थी, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत इसके संपादक थे। सुमित्रा नंदन पंत संपादक थे, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मेजर चौधरी की वापसी किसकी कहानी? मेजर चौधरी की वापसी कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है। और प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर आपने सेलेक्ट किया है अज्ञे जी को, राइट आंसर के साथ हैं विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में किस रचनाकार का नाम गौरा पंत है? और उत्तर में आपने शिवानी को चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। राजकोट गुजरात में जन्मी शिवानी का नाम गौरा पंत शिवानी था। अगला प्रश्न। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह किसकी काव्य पंक्तियां हैं? राग और आग के कवि के रूप में प्रसिद्ध यह रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर। तो जवाब में आपने विकल्प डी को चुना, इसमें से कोई नहीं राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुपन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि अधिनायक कविता से अवतरित यह पंक्तियां रघुवीर सहाय की हैं। ए विकल्प चुना होगा आपने राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के अंतर्गत आने वाले कवि हैं? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब विद्यापति को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसके अनुसार उन्होंने 693 से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित किया है। और विकल्प ए को अगर आपने चुना, तो राइट आंसर है 693।
प्रश्न संख्या 17 कि इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? लौकिक चरित काव्य कौन सा ग्रंथ माना जाता है? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने धनपाल द्वारा लिखे गए ग्रंथ भविष्यत कथा को चुना, तो भविष्यत कहा विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 18 के पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज के पिता के रूप में आपने किसको सेलेक्ट किया? अनंगपाल को बिल्कुल सही जवाब, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। क्षमा करें साथियों, अनंगपाल उनके नाना थे। अनंगपाल उनके नाना थे। सोमेश्वर विकल्प 20 का राइट आंसर है। अनंगपाल की जो पुत्री थी इंद्रावती, उसका विवाह सोमेश्वर से हुआ था और सोमेश्वर के पुत्र थे पृथ्वीराज। तो विकल्प इसका बी राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ पर प्रयुक्त होता है? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है महाराष्ट्र के पढ़रपुर को, तो सी विकल्प के साथ राइट आंसर के साथ है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। 20वां प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रथम प्रवर्तक कवि किसे माना? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब, अगर आपने चयनित कर लिया है कुतुबन की रचना मृगावती से, तो राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने कुतुबन को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ईश्वर दास को मानते हैं, इनकी रचना है सत्यवती कथा से, जबकि राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को मानते हैं। राम कुमार वर्मा जी मुल्ला दाऊद को मानते हैं, वहीं ईश्वर दास को मानने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और शुक्ल जी ने कुतुबन को माना है, विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 21 है, अवधी भाषा, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? अवधी एवं ब्रज दोनों ही भाषाओं में रचना करने वाले रचनाकार पूछा जा रहा है, और प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने गोस्वामी तुलसीदास को चुना, तो बी विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 22, 22वां प्रश्न है, रीत काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता का चयन करिए। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर आपने चयनित किसको किया? देखिए, अलंकार की प्रधानता, ब्रज भाषा की प्रधानता और लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही है, लेकिन प्रकृति के आलंबन रूप का वर्णन नहीं है। प्रवृत्तिगत विशेषता, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब, पुनर्जागरण काल, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 24 है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे शब भारी, अब पै धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि भारत दुर्दशा से अवतरित इस पंक्तियों को आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र का बताया।
सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब श्रीधर पाठक विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। द ट्रैवलर को उन्होंने शांत पथिक नाम से शांत पथिक नाम से अनुवादित किया था। प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। 26वें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि नाथुराम शर्मा शंकर को। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न है कि मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि इसमें से कौन है? मधुप उपनाम से रचना करने वाले कवि कौन है? जवाब में आपने मैथिली शरण गुप्त को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 28 है कि इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की हरिऔध की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? तो आपने इस प्रश्न का जवाब देखिए, विचित्र विवाह किसकी है? रामचरित उपाध्याय की है। रामचरित उपाध्याय की है। बाकी वैदेही वनवास, चुपते चौपते और चोखे चौपते, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ये विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा, विचित्र विवाह, ये सब रचनाएं किसकी हैं? रामचरित उपाध्याय की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। तो देखिए, छायावाद की इसमें से विशेषता कौन सी नहीं है, इसका आपको चयन कर लेना है। विकल्प आपका तुरंत सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 में देखिए, इतिवृत्तात्मकता यह द्विवेदी युग की विशेषता रही है, इसको कैंसिल कर दीजिए। और विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद भावावेश और मूर्त विधान, ये तीनों विकल्प सही हैं। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न। जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में दी गई हैं, इसका आपको जवाब बताना है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं किस विकल्प में दी गई हैं? नीरजा सांदगीत स्मृति की रेखाएं पद के साथ ही किसकी हैं? महादेवी वर्मा। झरना लहर ध्रुव स्वामी स्कंद गुप्त, यह प्रसाद जयशंकर प्रसाद की रचना है। परिमल गीतिका प्रबंध का तुलसी, ये निराला की रचनाएं हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और पल्लव गुंजन युग वाणी ग्राम्य, ये रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं, पंत की रचना है। तो विकल्प बी के साथ आप गए, राइट आंसर चुना है आपने। अगला प्रश्न है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब महादेवी वर्मा, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब पल्लव, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? और इस प्रश्न का सही जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने किसको चुना होगा? बाबा नागार्जुन को। बाबा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, बाबा नागार्जुन। ये विकल्प इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न, नई कविता के प्रमुख लक्षण पूछा जा रहा है। तो नई कविता के प्रमुख लक्षणों में आपने अगर सेलेक्ट किया है इसको, विकल्प ए को, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब, अनुभूत की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब क्या होगा। दिए गए विकल्पों में अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की रचना, आत्मनेपद अज्ञेय की रचना है, तो प्रबंध प्रतिमा यह रचना किसकी है, निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। विकल्प सी का चयन करके आपने राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। 36वां प्रश्न, कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब क्या बनेगा, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल। विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शुक्ल युग जो है यह हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। विकल्प सी चुना आपने, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का, रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का और द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का है, जबकि माधवी यह नाटक भीष्म शाहनी का है। किसका है, भीष्म शाहनी का। भीष्म शाहनी का नाटक विकल्प ए के साथ अगर आप हैं सही जवाब के साथ। प्रश्न संख्या 38, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, यह गीत जो है नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्गृत है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा 1928 ईस्वी का प्रकाशित स्कंद गुप्त नाटक को, राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है। 1947 ईस्वी में लिखी गई यह कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है। विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 40 है, सोमा बुआ किस कहानी के मुख्य पात्र है। कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब मनु भंडारी की कहानी अकेली को चुना होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, रांगड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है। रांगड़ी बांगर ये बोलियां हरियाणा की हैं, डी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है। तो जो मानक हिंदी है, आप देखेंगे मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से होता है। विकल्प ए को चुना आपने, राइट आंसर। अगला प्रश्न कि इनमें से राजस्थानी की बोली कौन सी नहीं है। तो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी ये सब राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। तो विकल्प अगर आपने बुंदेली को चुना तो बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न 44 प्रश्न संख्या है कि वो हमरा के खेलही ना देत रहे, यह कहाँ की बोली है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हमरा, हमनी, तोहार, तोहनी, ओकर, हुनकर, इनकर, हे लोगन क, जौन, तौन, कौन, केहू, आपन, रउआ, ये सब कहाँ की है, भोजपुरी के सर्वनाम है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। जवाब में देवनागरी लिपि चुना, बिल्कुल सही जवाब, विकल्प सी।
अगला प्रश्न है कि कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर क्या हो जाती है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब सरल हो जाती है, विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? जब इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। अभिधात्मक चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब गुजरात के शासक जय भट्ट के शिलालेख में अगर आपने सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में अनुच्छेद 351 में वर्णन किया गया है। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित विकल्प बी को चुना राइट आंसर। बिहारी किस धारा के कवि हैं? आप जानते हैं कि जो रीत काव्य है वह तीन काव्य धाराओं में विभक्त है, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। अगर आप रीतबद्ध कवियों की चर्चा करें तो उसमें जो है आते हैं केशव, चिंतामणि, भिखारी दास, मतीराम, जसवंत सिंह, भूषण। वहीं अगर रीत सिद्ध कवियों की चर्चा करें तो जिसमें बिहारी राम सहाय, बृंद रसनिधि और सेनापति पजनेश आदि लोग हैं, तो वहीं रीत मुक्त कवियों में बोधा, घनानंद, कृपाराम ये लोग आते हैं। तो बिहारी रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 है, प्रेमचंद्र किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद्र किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी सी विकल्प को चुना तो राइट आंसर है। प्रेमचंद्र के कुछ प्रमुख उपन्यासों की अगर बात की जाए तो सेवा सदन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, कायाकल्प, निर्मला आदि हैं। प्रेमचंद्र का एक चर्चित उपन्यास है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, अधूरा उपन्यास इनका कौन सा है? अधूरा उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र उपन्यास यह अधूरा है मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई पड़ता है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा इस पर छायावादी काव्य धारा पर। 1918 से 1936 ईस्वी के समय काल में छायावादी काव्य पुष्पित पल्लवित हुआ, तो विकल्प सी राइट आंसर है। छायावाद के प्रमुख कवियों में प्रसाद पंत, निराला वर्मा हैं। प्रश्न संख्या 53 है कि निम्न में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? निम्न में से वह रचना आपको सेलेक्ट करना है जो हरिशंकर परसाई की नहीं। जीप पर सवार इल्लियां, यह रचना शरद जोशी की रचना है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रेमचंद के फटे जूते, निष्ठुरता का गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर परसाई जी की रचना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कहने वाले आचार्य कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब साहित्य दर्पण से अवतरित यह होगी आचार्य विश्वनाथ की आपने चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब
संज्ञा उपवाक के विकल्प ए को चुना, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द चयनित करना है। वर्तनी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यानी शब्द विकल्प ए शुद्ध है, जबकि वाल्मीकि जो लिखा गया है इसमें बड़ी की मात्रा होगी और द्वंद्व में यहाँ पर वह छूटा हुआ है। इसके बाद उज्ज्वल में डबल ज बन जाएगा उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो विकल्प ए के साथ राइट आंसर के साथ है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द चयनित करना है। तो जिजीविका होता है या जिजीविषा होता है, विकल्प आपने सेलेक्ट की इसको, बी को, बी विकल्प इसमें शुद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इसमें रामचरितमानस, गंगा और राम, ये विकल्प को चुना राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है आमरण को, तो डी विकल्प राइट आंसर है। मोती का तत्सम रूप मुक्ता अगर चुना है आपने तो सी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? आपने इसमें कर्मवाच्य चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। प्रश्न संख्या 62 में पुल्लिंग शब्द के रूप में आपने सेलेक्ट किया किसको? तेजस्वी विकल्प ए को, तो राइट आंसर। बाकी हंसिनी, परोपकारिणी और तपस्विनी स्त्रीलिंग शब्द हैं, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब विकल्प आपने सेलेक्ट किसको किया है? प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है दशरथ को, बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब आपने किसको चुना? अमूल्य, तो विकल्प डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द के रूप में आपने प्रश्न संख्या 65 में अग्र शब्द को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे अज्ञानी शब्द का कौन सा पर्याय नहीं है पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 66 में अज्ञ के जो पर्याय होते हैं वह अज्ञानी, बेसमझ होता है, अनभिज्ञ होता है, मूर्ख, पागल, ये सब होते हैं। तो प्रश्न संख्या 66 में राइट आंसर आपने भिज्ञ को चुना, तो बी विकल्प राइट आंसर है। इसका अर्थ होता है भिज्ञ का अर्थ प्राज्ञ, समझदार, बुद्धिमान, अक्लमंद, मेधावी, विज्ञ। आगे मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? सुहावना विशेषता बता रहा है, विशेषण है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अभी अभी राधा सो गई, ऐसा वाक्य है जिसमें तुरंत कार्य के समाप्त होने का बोध हो, वहां पर क्या है? आसन्न भूत, विकल्प ई को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ है अजीर बिहारी, इन पंक्तियों में छंद पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो आपने इसका जवाब चौपाई छंद को चुना, तो विकल्प बी राइट आंसर है। आगे माला फेरत जुग भया फिरान मन का फेर,
कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब। यहाँ मन का शब्द जो है, इसके एक से अधिक मन का, और मन का यानी मन का, हृदय का, हृदय का, और मन का यानी माला, माले का जो दाना होता है उसे भी मन का कहते हैं, मणिका जिसको। तो एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निर्विवाद में समास पूछा जा रहा है, और अव्ययी भाव समास विकल्प बी को चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि धातुष्मा में प्रयुक्त संधि पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब। धातु धन उष्मा यानी उ और उ मिलकर के दीर्घ हो रहे हैं, विकल्प सी को चुना। देखिए, धातु प्लस उष्मा, इसमें उ और ओ मिल करके बड़ा उ हो रहा है, दीर्घ हो रहा है। सी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि किसमें है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब चयनित करिए। स्वर संधि का उदाहरण किसमें है, और इसमें सेलेक्ट किया है आपने राम धन अयन, दीर्घ संधि, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करके सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, नग्न जड़ाती थी वे नग्न जड़ाती हैं। तो काफी चर्चित उदाहरण है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का सही जवाब आपने यमक को चुना होगा। ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। 1960 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना अज्ञेय जी का यात्रा साहित्य है। अज्ञेय जी का यात्रा वृतांत है, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अष्टयाम के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। जवाब में आपने कुंभन दास को चुना तो विकल्प डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत कैसा काव्य है। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब रूपक काव्य चुना आपने, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। 57 सर्गों का यह महाकाव्य है, जिसमें पद्मावती, प्रज्ञा का, नागमती, दुनिया के गोरख धंधा का, अलाउद्दीन माया का, रत्नसेन जीव या मन का, चित्तौड़ तन का, और हीरामन जो तोता होता है वह गुरु का, तथा सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह किसकी पंक्तियां हैं। काफी चर्चित पंक्तियां हैं, और मीराबाई उत्तर चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा जा रहा है। दुर्व्यवहार में उपसर्ग कौन सा है। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने दुह उपसर्ग चुना होगा, तो विकल्प ए राइट आंसर है। और आगे का विलोम पूछा जा रहा है। अज्ञ शब्द का विलोम विज्ञ बनेगा, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज की पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। पहले प्रश्न को, पहला प्रश्न, आरी नींद लाल को आजा, उसको करके प्यार सुला जा, यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि दिए गए विकल्पों में आधुनिक काल के सूरदास कवि सम्राट के रूप में प्रसिद्ध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना तो वी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा है। अगला प्रश्न है कि जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है।
प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर चयनित करिए। जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला जैसे प्रबंध काव्यों की रचना करने वाले हैं भारतेंदु काल के कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन अकबर के दरबारी कवि नहीं थे, इसका आपको जवाब बताना है। तीसरे प्रश्न का सही जवाब आपको चयनित करना है और दिए गए विकल्पों में मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट कर लिया किसको। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हरिदास को। डी विकल्प राइट आंसर है। ये वही हरिदास हैं जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जो बाद में टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये अकबर के दरबारी कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 4, किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है? चौथे प्रश्न का सही उत्तर चयनित करिए और इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको, 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश सरस्वती पत्रिका को कहा जाता है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न, मोची राम किसकी कविता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आपने इस कविता की एक चर्चित पंक्ति भी सुनी होगी कि बाबूजी मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा होता है। तो हिंदी में यंगरी यंग मैन के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। जवाब में आपने सुदामा पांडे धूमिल विकल्प ए को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न, भारतवर्षो उन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध रचना किसकी है? तो यह निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। डी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। सातवां प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल जी के अनुसार करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला क्या है? तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, इसका आपको जवाब बताना है और मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का जवाब मनोविकार अगर चुना होगा तो राइट आंसर के साथ हैं आप। सी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 8, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। तो यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर चयनित करके बताइए। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। और जवाब में इस प्रश्न का आपने सेलेक्ट कर लिया है रामधारी सिंह दिनकर को, तो बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब। चांद का कुर्ता पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग किस विधा की रचना है? 1955 ईस्वी की लिखी गई अंधा युग रचना गीत नाट्य है। ये विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। इस रचना में महाभारत के युद्ध के 18वें दिन की युद्ध कथा का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 10, बाला था जब सबको भाया, बढ़ा हुआ कुछ काम न आया, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? और जवाब में आपने अमीर खुसरो को चुना, तो डी विकल्प चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है, इसमें से इसका आपको जवाब बताना है। 11वें प्रश्न का सही उत्तर आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। इनका जीवन काल 1850 से 1885 तक का रहा और 35 वर्ष की अल्प आयु में ही यह चले गए। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, इनका जन्म होता है 1889 ईस्वी में और 1937 ईस्वी में इनका देहावसान हो जाता है। वहीं गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 ईस्वी में जन्म लिए थे
और 1964 ईस्वी में इनका देहावसान 47 वर्ष की आयु में हो गया। मुंशी प्रेमचंद 1880 में जन्म लिए और 1936 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि लाल तारा के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब आपको चयनित करना है और इस प्रश्न का राइट आंसर किसको चुना आपने, तो चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, कैदी की पत्नी, जंजीरें और दीवारों जैसी रचनाओं के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी को चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है आपने। 13वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 है कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहां से ली गई है। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना रश्मिरथी है उसकी कथा वस्तु कहां से ली गई है, तो जवाब में महाभारत चुना आपने, तो डी विकल्प के साथ राइट आंसर के साथ हैं आप। आगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। देव द्वारा लिखा गया देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। 14वें प्रश्न का सही जवाब कृष्ण को चुना आपने, कृष्ण से संबंधित विकल्प बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। 15वां प्रश्न, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है। राम प्रिया शरण, डी विकल्प अगर आपने चुना है बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि माइकल मधुसूदन द्वारा लिखा गया मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किसने किया। 16वें प्रश्न का सही जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको, माइकल मधुसूदन द्वारा लिखे गए मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किया था मैथिली शरण गुप्त जी ने, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है। 17वें प्रश्न का सही जवाब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित यह रचना उर्वशी है, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई चर्चित रचना कनुप्रिया 1959 ईस्वी की प्रकाशित रचना है और इस रचना में राधा के नवीन रूप का चित्रण है, ये विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपने गद्य लेखन तक अपने आप को सीमित रखा है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब मुंशी प्रेमचंद उत्तर चुना आपने, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सोए पलाश तहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको, नचिकेता को, तो विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए पलाश नाम से अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे पूरब खिले पलाश, यह रविंद्रनाथ त्यागी का व्यंग संग्रह है। अकेला पलाश मेहरुन्निसा परवेज की रचना है। वहीं जाने कितने रंग पलाश के मृदुला वाजपेयी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। पलाश वन नाम से नरेंद्र शर्मा का काव्य संकलन है। यानी सोए पलाश दहकेंगे यह रचना किसकी है, नचकेता की है। वहीं पूरब खिले पलाश यह रचना किसकी है, पूरब खिले पलाश रचना रविंद्रनाथ त्यागी की है जो व्यंग साहित्य है। वहीं अकेला पलाश मेहरुन्निसा परवेज का उपन्यास है। तो पलाश वन नरेंद्र शर्मा द्वारा काव्य संकलन लिखा गया है। तो जाने कितने रंग पलाश के मृदुला वाजपेयी द्वारा लिखा गया उपन्यास है।
प्रश्न संख्या 21, श्रीधर पाठक द्वारा रचित कौन सी रचना इसमें से नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब, श्रीधर पाठक द्वारा रचित इसमें से जो रचना नहीं है उसके रूप में आपने वैदेही वनवास को चुना। बिल्कुल सही जवाब अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है यह। डी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह उत्तर चुना आपने, तो ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23, 23वां प्रश्न, रहीम द्वारा लिखा गया मदनाष्टक की भाषा क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है ब्रज भाषा, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखी गई रचना इसमें है आनंद मंजरी, और दिया गया विकल्प बाल मुकुंद गुप्त है, तो डी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। आनंद मंजरी अंबिका दत्त व्यास की रचना है, अंबिका दत्त व्यास की रचना है। बाकी गीत गोविंद दानंद यह भारतेंदु की, नागरी नीरद प्रेमघन और पृथ्वीराज प्रयाण राधा कृष्ण दास। आगे फिर है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब ऋण जल धन जल, यह रचना फणीश्वर नाथ रेणुका रिपोर्टाज है। फणीश्वर नाथ रेणुका रिपोर्टाज है। धर्मवीर भारती द्वारा युद्ध यात्रा, जुलूस रुका है विवेकी राय का और तूफानों के बीच रांगिए राघव की रचना है, तो विकल्प भी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बोलती प्रतिमा के रचनाकार इसमें से कौन है? तो यह संस्मरण साहित्य विधा की रचना है जिसके लेखक श्री राम शर्मा हैं। विकल्प बी राइट आंसर। बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण है हमारे आराध्य, तो पद्म सिंह शर्मा का पद्म पराग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय की रचना है। विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 28 की महादेवी वर्मा जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? और 28वें प्रश्न का सही जवाब मेरा परिवार विकल्प डी को चुना, सही जवाब के साथ है। 1972 ईस्वी की लिखी गई यह रचना जिस रेखाचित्र में उन्होंने पशु पक्षियों के चित्र उकेरे हैं। पद के साथ ही कृति में उन्होंने क्या किया है कि समकालीन लेखकों का संस्मरणात्मक रेखाचित्र लिखा है। 1956 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित, कौन इसमें सही सुमेलित है? तो देखिए सुधिया उस चंदन मन की यह तो विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है, विष्णुकांत शास्त्री की है। विष्णुकांत शास्त्री की है। जिनके साथ जिया यह अमृतलाल नागर की है। अमृतलाल नागर की रचना है। वहीं भूलते हुए चेहरे यह कन्हैया लाल मिश्र की रचना है। कन्हैया लाल मिश्र की रचना है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। वहीं समय के पांव बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठेठ हिंदी में उपन्यास किसने लिखा है?
तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। ठेठ हिंदी का ठाठ नाम से इन्होंने 1899 ईस्वी में इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ था। जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? प्रश्न संख्या 31, जहाज का पंछी उपन्यास। तो यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, ईलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया है। ईलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 32 है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या क्या है? 32वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का सही जवाब 719 विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। देखिए कहीं कहीं 713 दोहे भी मिलते हैं, 713 दोहों का भी उल्लेख देखने को मिलता है, तो सी विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? घनानंद की कृतियां किस भाषा में है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आपने ब्रज भाषा चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब, तो हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा जैसी रचनाओं के रचनाकार पद्माकर को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर हो खेलन होरी। कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं, होली के संदर्भ में सवैया है कि भाग की भीरे अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्मा कर ऊपर नाई अबीर किरोरी, अछीन की पीताम्बर कमर तय सुविधा दई मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर हो खेलन होरी। तो प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब पद्माकर अगर आपने चुना है, बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी राइट आंसर है इनका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो नंददास और सूरदास छित स्वामी अष्टछाप के कवि हैं। मलुक दास को अगर चुना तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। इनकी चर्चित रचनाओं में ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त विवेक काफी चर्चित हैं। इनका ध्रुव चरित भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, याद रखिएगा। मलुकदास की रचनाओं में ध्रुव चरित, रतन खान, भक्त विवेक, ज्ञान बोध अक्सर पूछे जाने वाले रचनाएं हैं। आगे पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब चयनित करिए। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब अगर आपने वल्लभाचार्य को चुना तो बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं? फटाफट उत्तर चयनित करिए। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं? जवाब में डिंगल पिंगल विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि महापुराण का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब, महापुराण का रचनाकार आपने पुष्यदंत को चुना या पुष्पदंत, विकल्प बी को तो राइट आंसर के साथ हैं। महापुराण, अरुणय कुमार चरियु और जसहर चरियु ये रचनाएं पुष्पदंत की हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 40। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 41। मथुरा, आगरा, जौनपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब अगर आपने चुन लिया है किसको? ब्रज भाषा को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा जवाब चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? जवाब में पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है कौरवी, जिसे खड़ी बोली की भी कहा जाता है। तो विकल्प ए राइट आंसर। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी का विकास, देखिए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती ये राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। वहीं मैथिली, मगही, भोजपुरी यह बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आती हैं। खड़ी बोली जिसको आप कौरवी को कहते हैं। मेवाती किस भाषा वर्ग की बोली है, अभी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मागधी अपभ्रंश के से किस भारतीय भाषा का विकास इसमें से नहीं हुआ है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब, देखिए मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 के अनुसार विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। आगे संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? इस पर हम लोग शायद पिछले प्रश्न वीडियो में भी चर्चा किए थे। हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश, विकल्प डी को चुन लिया, सही जवाब है। आगे प्रश्न है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब, पाली भाषा को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब, देखिए देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह वैज्ञानिक लिपि है और एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत दिया गया है। डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार अजियत मरत झुकी झुकी परत जेह चितवत एक बार। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब पूछा जा रहा है कि यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार अजियत मृत झुकी झुकी परत चेह चितवत एक बार। गलती से कभी कभी इसको जो है लोग बिहारी का मान लेते हैं, लेकिन यह बिहारी की नहीं बल्कि रसलीन की रचना है। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम अली रसलीन था और ये उत्तर प्रदेश हरदोई के रहने वाले रीतकालीन कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना अंग दर्पण काफी चर्चित रचना है, अक्सर पूछी जाती है। तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बरवय रामायण का रचनाकार पूछा जा रहा है। बरवय रामायण, तो बरवय रामायण किसके द्वारा लिखी गई रचना है? मुझे उम्मीद है कि बरवय रामायण का रचनाकार आपने तुलसीदास को चुना होगा। तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे निम्नलिखित में से अहिंदी भाषी कवियों में किसका संबंध असम से था? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 53 में सही जवाब आपने किसको चुना? शंकर देव को। तो ये वैष्णव संत थे और असम से संबंधित हैं। सी विकल्प इसका सही जवाब है। देखिए नामदेव और ज्ञानेश्वर ये लोग महाराष्ट्र से संबंधित हैं। वहीं नरसिंह मेहता का संबंध गुजरात से है, जबकि चैतन्य महाप्रभु बंगाल से है। नामदेव महाराष्ट्र से हैं, तो विकल्प सी राइट आंसर है। असम से शंकरदेव हैं। अगला प्रश्न है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा किसको? गजानन माधव मुक्तिबोध को। प्रगतिवादी और तार सप्तक के कवि हैं, ये मार्क्सवादी विचारधारा के कवि हैं। कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। डी विकल्प राइट आंसर के साथ हैं। प्रश्न संख्या 55, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। साथियों जैसा कि आप लोग बता रहे थे कि वीडियो में सर आवाज सही नहीं आ रही है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आवाज सही हो गई होगी। और अगर आवाज से संबंधित कोई प्रॉब्लम अभी भी होगी तो कृपया कमेंट्स करके हमें सूचित जरूर करिएगा।
बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 55 है, आचार्य शुक्ल की आलोचनात्मक रचना इसमें से रस मीमांसा को चुना है आपने सी विकल्प के साथ, सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब तालव्य व्यंजन इसमें से पूछा जा रहा है। तो च छ ज झ ञ अगर आपने विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। आगे दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन सा है। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा किसको, उत्सुकता और अभिलाषा विकल्प ए को सही जवाब के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 58 कि नीचे दिए गए काले अक्षर वाले अनेकार्थ शब्द के लिए आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तो जो सुसज्जित कक्ष है इसके लिए अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है एक शब्द क्या, बैठक, तो डी विकल्प राइट आंसर है। आगे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ अपनी प्रशंसा स्वयं करना, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चयनित करना है। परीक्षा विकल्प डी इसमें देखिए शुद्ध है, बाकी पूज्य में पूज्य ऐसे लिखा जाएगा और परीक्षण में बड़ी ई होगी, जबकि प्राण में ड़ लगा रहेगा। आगे चछ जज यहाँ का उच्चारण किससे होता है इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तालव्य व्यंजन के रूप में अगर आपने चुना तो विकल्प सी राइट आंसर है। प फ ब भ म ओष्ठ व्यंजन है, वहीं त थ द ध न दंत व्यंजन है और ट ठ ड ढ ढ़ ये मूर्धा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब पूर्ण विराम अगर चिन्ह को चुना है आपने तो ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अपेक्षा का विलोम क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब अपेक्षा का आपने सेलेक्ट कर लिया है उपेक्षा, विकल्प ए को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, इसमें हाथों हाथ में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब अव्ययी भाव समास विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उसने उसे छल से पराजित किया, इसमें छल से में कारक पूछा जा रहा है यानी छल के द्वारा पराजित किया, तो यहाँ पर कर्ण कारक विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब अमृत को चुना तो राइट आंसर है आपका विकल्प ए। इसका तत्सम बनेगा काष्ठ, माता का तत्सम क्या बनेगा मातृ। और याद रखिएगा वानर शब्द जो है यह तत्सम है बंदर का। आगे नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चयनित करना है, तो आम्र शब्द विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। आगे अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब ईला चंद्र जोशी को चुना तो सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। इनके कुछ मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों की अगर बात की जाए तो लज्जा, देखिए लज्जा नासिरा शर्मा का भी एक उपन्यास है। लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, मुक्ति पथ, जिप्सी जैसे प्रमुख उपन्यास हैं इनके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 69। अलीगढ़ का बोली क्षेत्र पूछा जा रहा है आपसे और इस प्रश्न का जवाब अलीगढ़, मथुरा, आगरा ये सब ब्रज भाषा का ब्रज मंडल का क्षेत्र है, विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस रचना का दूसरा नाम आल्हाखंड है। तो आप जानते हैं कि आल्हाखंड जगनी की रचना है और आल्हाखंड को चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था, परमाल रासो का ही एक खंड है।
तो विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाल रासों का ही आलाखंड एक भाग है। आगे, अश्व का पर्यायवाची, इसमें कौन सा अश्व का पर्यायवाची है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब घोटक चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दिनकर सूर्य का पर्यायवाची होता है और अनंत आकाश का पर्यायवाची है। सुरपति इंद्र का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। यह इंद्र का पर्याय है, यह सूर्य का पर्याय है और यह आकाश का पर्याय है। आगे अंतरिक्ष का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो व्योम, आकाश, गगन, नभ, ये सब अंतरिक्ष के हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस काव्य शैली पूछा जा रहा है। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की काव्य शैली क्या है? तो दोहा चौपाई शैली में लिखी गई यह रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, क्या कहलाता है? जवाब में आपने किसको चुना? सम मात्रिक छंद के रूप में चौपाई को 16 मात्राओं वाला, तो ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सजना है मुझे सजना के लिए किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब यमक अलंकार, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 76 को कि तरण के ही संग तरल तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में, इसमें अलंकार कौन सा है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है यमक को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। देखिए, तरण का अर्थ सूर्य और तरण का अर्थ नाव दोनों है। अगला प्रश्न है कि सम उपसर्ग का म किस शब्द में सुनाई पड़ता है? दिए गए विकल्प में संवाद को अगर आपने चुना, तो बी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे, मैं, मैंने, यह उत्तम पुरुष, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, इसमें अकर्मक क्रिया होगी। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जिस क्रिया व्यापार में जो है क्या है, फल कर्ता पर पड़े और संचालन कर्ता करता है और फल भी कर्ता पर होता है, तो वह अकर्मक क्रिया होती है। आगे अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब, मैंने आम खाया है, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। तो साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट लेगा यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।